Hello students, how are you all? And I'm back with the biological classification, बहुत interesting chapter, right? And I'm Rajat sir, as you know already by now. So we are doing biological classification. हमने पहले वीडियो में बहुत सारी बातें की, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें की. हमने देखा किस तरह से हमने आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंडर सबसे पहले लीनियस, फिर हेकल, ओके, ये लोग ने अपनी क्लासिफिकेशंस दी. अब हम आगे जाएंगे और उसको पढ़ने के लिए, आज के इस टॉपिक को पढ़ने के लिए बहुत जरूरी है एक वर्ड का समझना जो उन्होंने दिया था, जिसका नाम था टैक्सोनॉमी. हमने लास्ट लेक्चर की शुरुआत की थी एक पर्टिकुलर वर्ड जिसका नाम था सिस्टमैटिक्स. व्हाट वाज सिस्टमैटिक्स? सबको याद होगा सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है. सिस्टमैटिक्स का मतलब था कि पूरे डाइवर्सिटी को पढ़ना इन अ सिस्टम. देन व्हाट इज टैक्सोनॉमी? दो नाम क्यों बनाते हैं? अरे एक ही बना देते हैं, है ना. चल ठीक है, कोई नहीं बनाए तो पढ़ना पड़ेगा, पर बहुत सही चीज की है, बिकॉज इसकी वजह से हम और अच्छे से चीजों को समझ सके और क्लासिफाई कर सके. तो क्या है इसका मतलब? इट्स अ ग्रीक वर्ड. ये ग्रीक नहीं होते तो क्या होता? इट्स अ ग्रीक वर्ड, और ग्रीक वर्ड में दो वर्ड से ये आया है. एक है टैक्सेस और एक है नोमस. सो टैक्सोनॉमी ये वर्ड आया है दो वर्ड से, टैक्सेस एंड नोमस. नाउ व्हाट इज टैक्सेस? टैक्सेस का मतलब होता है अरेंजमेंट. ठीक है, अरेंजमेंट मतलब कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जो सिमिलर है उनका एक अरेंजमेंट, जिनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है जो अलग है, जो एक जैसी है, उनको एक अरेंज करना एक पर्टिकुलर ग्रुप में, एक पर्टिकुलर क्लास में, राइट. एंड नोमस मतलब होता है रूल्स एंड लॉज. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टैक्सोनॉमी की वजह से हमने पर्टिकुलर रूल्स और लॉज बनाए, और उन लॉज को फॉलो करके हम लोगों ने अरेंजमेंट किया, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया. लेकिन पहले जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे वो कैसा था? प्लांटे, एनिमेलिया, ओके, ठीक है. लेकिन अब जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो हम क्या, किस बेसिस पे करेंगे? हम करेंगे कुछ पर्टिकुलर प्रिंसिपल, कुछ उसूल, कुछ आदर्श के ऊपर हम ये क्लासिफिकेशन करेंगे. सो टैक्सोनॉमी इसलिए आया बिकॉज टैक्सोनॉमी इज अ ग्रीक वर्ड, और टैक्सेस मतलब अरेंजमेंट, बट अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन विथ सम रूल्स एंड लॉज, डिसिप्लिन ला दिया क्लासिफिकेशन में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. आओ देखें फिर किस तरह से उन्होंने टैक्सोनॉमी को यूज किया. हो एक चीज मैं भूल गया भैया, बंदे ने, कौन बंदा था जिसने इतना बढ़िया नाम सोचा? टैक्सोनॉमी. ओके, सो टैक्सोनॉमी, इस वर्ड को, द टर्म टैक्सोनॉमी वाज फर्स्ट coined बाय A.P.J. नहीं, A.P.D. कंडोले. क्या नाम है? मंडोले, तंडोले, कंडोले, ठीक है. A.P.D. कंडोले, ठीक है, तुम्हारी मर्जी से याद करना है. आई लव दिस नेम यार, कंडोले. क्या साइंटिस्ट, क्या नाम है कि नहीं? A.P.D. कंडोले, वंडोले, तंडोले, कंडोले, है ना. तो कंडोले, तो कॉन्डल, या अब अंग्रेज लोग बुलाते कॉन्डल, हम देसी अंग्रेज हम बुलाते कंडोले, है ना. तो मिस्टर कंडोले वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये नया टर्म सोचा. क्या टर्म सोचा? टैक्सोनॉमी. टैक्सेस मतलब अरेंजमेंट, नॉर्म्स मतलब लॉज, दोनों को मिलाया एक नया वर्ड तुम्हारे लिए बना दिया, टैक्सोनॉमी. आप ट्राई मत करिए, ठीक है, कुछ बना दोगे. एनीवेज, ठीक है, तो प्लीज राइट इट डाउन, नोट इट डाउन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है नीट का. The term taxonomy was first coined by A.P.D. कंडोले. Okay, Mr. कंडोले. Okay, चलो आगे चलते हैं. तो रिमेंबर मिस्टर कंडोले जिन्होंने बनाया था what? Taxonomy, arrangement of organisms in a particular law, in a particular discipline. तो let's see क्या क्या डिसिप्लिन और लॉज उन्हें लाया. सबसे पहले शुभ मुहूर्त हो गया. चल बेटा, पहला चीज जो उन्होंने बनाया, इसका नाम दिया साइटो टैक्सोनॉमी. ये सारी चीजें नोट डाउन करो, एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज साइटो टैक्सोनॉमी? साइटो टैक्सोनॉमी मतलब होता है कि जब हम स्टडी करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन कंपैरेटिव
रिमेंबर कंपैरेटिव साइटोलॉजिकल स्टडीज मतलब कौन से सेल के अंदर डीएनए है, कौन से सेल के अंदर डीएनए नेकेड है, कौन से सेल के अंदर डीएनए कवर्ड है, कौन से सेल के अंदर कौन सा ऑर्गेनल्स है, कौन से सेल के अंदर कौन से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है। याद आ रहा है कि नहीं, सबने सेल पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये साइटोलॉजिकल टैक्सोनॉमी होती है जहां पे हम लोग ये सब पढ़ते हैं, विच इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द कंपैरेटिव साइटोलॉजिकल स्टडीज, डीएनए, क्रोमोसोम्स का नंबर एंड meiotic behavior of chromosomes। ठीक है, सो रिमेंबर साइटोटॉक्स। अब समझ में आ रहा है रूल्स और लॉज क्या है। तो हमने क्या किया, टैक्सोनॉमी एक ग्रुप बनाए, स्टडी बनाई, उसके अंदर हमने पढ़ना शुरू किया। पहले हमने पढ़ा साइटोटॉक्सिनॉमी, व्हेन आई से साइटो माने सेल, तो सेल की बातें की, सेल के कंपैरेटिव स्टडीज की, किस सेल में कौन सा ऑर्गेनल्स है, कौन से सेल को सेल वॉल नहीं है, कौन से सेल को सेल वॉल है, कौन से सेल वॉल में क्या है, कौन से सेल वॉल में क्या नहीं है, और उसके ऊपर कौन से क्रोमोसोम्स है जो बाहर से दिख रहे हैं, क्रोमोसोम्स है, ऑर्गेनल्स की बात की जा रही है, मियोटिक बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात की जा रही है। तो साइटोटैक्सोनॉमी वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन जिसको यूज किया गया। ओके, सो रिमेंबर टैक्सोनॉमी के अंदर साइटोटैक्सोनॉमी द फर्स्ट वन। सेकंड, अच्छा यहीं पे लिखते तो थोड़ा जगह है, क्यों वेस्ट करें, आ जाओ। सेकंड है कीमोटैक्सोनॉमी। चलो ये नाम से ही समझ गए होगा ना, कीमोटैक्सोनॉमी, कीमो माने क्या, केमिकल है। केमिकल किधर है, केमिकल किधर है, केमिकल है chemical constituents of cell, right? So chemotaxonomy मतलब study या classification or arrangement by chemical constituents of cell। ठीक है, अभी chemical constituents ये क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो सेल, तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा है प्रोकैरियोट्स, राइट, और आपने पढ़ा है यूकैरियोट्स, और हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ाया नहीं आपको, आर्की बैक्टीरिया, ये एकदम प्रोकैरियोट के भी पहले वाले बैक्टीरियाज हैं। ठीक है, अब इनके पास आपने पढ़ा था पेप्टिडोग्लाइकन विच इज अ केमिकल, ठीक है, जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है। प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल पे वी हैव स्टडीड कि उनके पास क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन, जो आर्की बैक्टीरिया में नहीं होता, जो यूकैरियोट्स में नहीं होता। तो दिस इज व्हाट द केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सेल के बेस पे क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, अभी देखो यूकैरियोट्स में हमने पढ़ा है एल्गे, उसमें आएगा, सॉरी एल्गे नहीं आएगा, अब इसमें आएगा सपोज फंगाई। तो फंगाई का सेल वॉल जो होता है वो किससे बना होता है, आपको याद होगा, चिटिन, काइटिन, ओके अंग्रेज काइटिन। और प्लांट्स के सेल वॉल में क्या रहता है, देयर इज सेल्यूलोज, डिफरेंट केमिकल्स। तो ये जो केमिकल्स था, तो केमिकल्स का डिफरेंशिएशन मतलब केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को स्टडी करना है, और उसके बेस पे हमको सिर्फ केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के बेस पे क्लासिफाई करते जाना है। दैट्स कॉल्ड कीमोटैक्सोनॉमी। समझ लो क्यों टैक्सोनॉमी बहुत जरूरत था, बिकॉज टैक्सोनॉमी ने एक बहुत डिसिप्लिन, एक बहुत रूल, बहुत लॉ ला दिया, जिसकी वजह से हम और अच्छे से क्लासिफाई कर पाए। ओके, सो आफ्टर मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, लिख लो अच्छे से। साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, और फिर आया कौन, जो बायो वालों का थोड़ा सा दुश्मन टाइप का है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब ये क्या था न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या था, ठीक है। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या था, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी तब होता है कि जहां पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंसेस एंड रिजेम्बलेंसेस, और उसको स्टैटिस्टिकल मेथड्स से पढ़ते हैं। ओके, स्टैटिस्टिकल मेथड होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब हम लोग क्या करते हैं कि हम डेटा बनाएंगे। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब होता है जहां पे आप डेटा बनाओगे, जहां पे आप कंप्यूटर का यूज करोगे, वहां पे आप क्लस्टर एनालिसिस, ये वर्ड जरूर याद रखना, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में हम लोग यूज करते हैं क्लस्टर एनालिसिस। व्हाट इज क्लस्टर एनालिसिस, मतलब जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक वाले हैं उनका एक क्लस्टर बनाना, राइट, उनको एक नंबरिंग करना, उनको एक क्लस्टर बनाना, और वो क्लस्टर बना के उनकी स्टडी करना, उनको रखना। लेकिन ये हम
आप बोल सकते हो लैब्स में नहीं कर रहे हैं, हम ये कंप्यूटर में कर रहे हैं, ये हम डेटा के साथ कर रहे हैं। हम सबका डेटा ले लेंगे और डेटा देख के हमको समझ में आ जाएगा कि चलो ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक वाले सब एक साथ रख दो तो ये क्लस्टर, जैसे आप अपने घर पे करते हो कंप्यूटर में, जैसे आपने अपने सारे फोटोज का एक फोल्डर अलग बना दिया, आपने अपने मॉम के सारे फोटोज का फोल्डर एक अलग बना दिया, और आपने अपनी गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स का फोल्डर एकदम हाइड कर दिया अलग से। अब आई नो सब करते होंगे यार, है ना, कोई गलती से ऐसा तो नहीं करता होगा कि यार मैं अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का जो फोल्डर है फोटोज वाला है उसको लेके मम्मी के फोल्डर में डाल दिया, बस लग गई, तो मेरी प्रेम कहानी का दी एंड हो गया, खत्म ही हो गया सब, ठीक है। सो ये है क्या, क्लस्टर एनालिसिस, और वी कैन से न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, जहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज किया जाता है, रिजेम्बलेंसेस एंड डिफरेंसेस थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड्स देख के हमने ये बनाया क्लस्टर एनालिसिस के थ्रू। क्लस्टर एनालिसिस का मतलब समझ में आया सब लोग को, जहाँ पे हम लोग को क्लस्टर बनाना है, ग्रुप बनाना है, ये सारे एक जैसे इनका एक क्लस्टर, ये सारे एक जैसे इनका एक क्लस्टर कंप्यूटर पे, ओके। और बोल सकते हो कि इसको ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हुआ बाद में, लेकिन इसमें आईटी और जो खासकर जो बायो वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं होता है, बिकॉज उनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ये बहुत एक अच्छा तरीका था फटाफट बहुत फास्ट चीज़ों को क्लासिफाई करने का। सो गाइस, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज इंपॉर्टेंट, याद रखो। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कभी भी आएगा तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है क्या, स्टैटिस्टिकल मेथड्स के थ्रू ये क्लासिफिकेशन किया जाता है, जहां पे क्लस्टर एनालिसिस को यूज किया जाता है, ठीक है। दैट्स कॉल्ड न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बाद एनीवेज, ठीक है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बाद एक और आया विच इज कॉल्ड क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी। अब ये मेरा महा फेवरेट। अब क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी क्या यूज करता है, टैक्सोनॉमी क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी यूज करता है बेटर इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, तो याद रखना है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी क्या यूज करता है, इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को यूज किया गया, मतलब हम उन ऑर्गेनिजम्स को साथ में लाएंगे जिनके पास क्या है, एक कॉमन एंसेस्टर, ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा अच्छा वे था एक टैक्सोनॉमी करने का। व्हाई? बिकॉज इसकी वजह से हमको हमारा ओरिजिन, एंसेस्टर, लिंक, एक पूरा फ्लो चार्ट क्रिएट कर पाए, बिकॉज क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न, मोस्ट वेल यूज्ड और मोस्ट सबसे ज्यादा अच्छा एक वे है क्लासिफिकेशन करने का, बिकॉज इट डील्स विद इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक। हमको सब ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना है और उनसे रिलेटेड एंसेस्टर्स, अब ये कैरेक्टरिस्टिक एक साथ है, मैं, हम सब इंसानों का कैरेक्टरिस्टिक एक साथ है, पर हम लोग जैसे फिर चिंपैंजीज आ गए, ओके। अब ये चिंपैंजीज की स्टडी की गई तो चिंपैंजीज और ह्यूमंस, उनका एक कॉमन ओरिजिन निकला, फिर उनके साथ इस तरह से पढ़ना, तो इससे क्लासिफिकेशन को एक बहुत बढ़िया फ्लो चार्ट मिल गया। सो क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट डील्स विद और इट डज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक एंड इट फॉलोज द कॉमन एंसेस्टर मेथड, और जो ये बनाता है, ओके, द चार्ट, द फ्लो चार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं क्लैडोग्राम, ठीक है, क्लैडोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है, इमेजिन इसमें से 3 निकले, एक हुआ आर्कीबैक्टीरिया, एक हुआ कौन, बैक्टीरिया, और एक हुआ एक आर्कीबैक्टीरिया, ठीक है, एक आर्कीबैक्टीरिया हुआ, एक बैक्टीरिया हुआ, और एक कौन हुआ, एक और हुआ यूकैरियोट, ठीक है। सो आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा, ठीक है, ये बाद में प्रोकैरियोट्स के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। एनीवेज, तो ये जो हमने बनाया कॉमन एंसेस्टर से, हमने एक एंसेस्टर से 3 चीजें बनाई कि ये तीनों कहीं ना कहीं लिंक्ड है टू अ कॉमन एंसेस्टर। दिस थिंग इज कॉल्ड एज क्लैडोग्राम। ये जो
चार्ट बनाना, एक फ्लो चार्ट जैसा बनाना, एक एरो एरो देके बनाना, मतलब जहाँ पे पढ़ना आसान हो, ठीक है, दैट्स कॉल्ड क्लैडोग्राम. सो लाइक दे ऑल हैव कॉमन एंसेस्टर. ये जो चीज मैंने बनाई ये पहली बार बताया था मिस्टर वूज, याद रखना, बहुत अच्छा नाम है वूज. तो मिस्टर वूज ने पहली बार ये बताया था कि दुनिया में जितने ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, उसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 चीजों में, आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यूकैरियोटा. नाउ बिकॉज दे all have a common ancestor, everything is related. because यहाँ से जब पढ़ा गया क्लैडोग्राम को देखा गया, क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी पढ़ा गया, तो एक चीज बहुत क्लियर हो गई कि everything in this world is related. सब लोग कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं पे रिलेट होके एक कॉमन एंसेस्टर तक पहुंचते हैं. तो वूज was the first साइंटिस्ट जिन्होंने बताया था कि यस देयर इज सम कॉमन एंसेस्ट्री. इसी को फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन बोला जाता है. फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को और अगर हम नैरो डाउन करके और अच्छे से पढ़े तो वो है क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी, राइट. सो क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी में वी आर डीलिंग विद इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन एंसेस्टर्स, फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशन, राइट. और वूज ने ये जो बताया था, दे ऑल हैव कॉमन एंसेस्टर्स, आर्कीबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यूकैरियोटा, ये भी इसके अंदर पढ़ा जाएगा क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी. एंड इस टाइप की चीजों को बनाने को बोलते हैं हम लोग क्लैडोग्राम. रिमेंबर वी कॉल इट एज क्लैडोग्राम व्हिच इज अ टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न, टिपिकल ब्रांचिंग पैटर्न. ओके, इसी को फॉलो करके मिस्टर विटेकर ने बनाया द फाइनल एंड द मोस्ट used system of classification, 5 kingdoms. So क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी को ही यूज किया गया बाय वूज एंड विटेकर, और विटेकर ने एक फाइनल क्लासिफिकेशन बनाया जो आज तक यूज हो रहा है, वन ऑफ द बेस्ट क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम, एज वी ऑल नो व्हाट वर दे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. So Monera, Protista, Fungi, Planta, Animalia, ये 5 kingdom classification given by Whittaker, और ये Whittaker classification was based on cladistic taxonomy, evolutionary characteristic, common ancestors and cladogram. ओके, सो रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई मैंने. हमने पढ़ा टैक्सोनॉमी, अलग 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 टाइप का टैक्सोनॉमी जो कि हम लॉज को यूज करेंगे. पहला पढ़ा साइटोटैक्सोनॉमी, फिर पढ़ा कीमोटैक्सोनॉमी, फिर हमने पढ़ा न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स क्लस्टर एनालिसिस से करता था, जो कंप्यूटर में होता था. एंड देन हमने पढ़ा क्लैडिस्टिक, जो मेरा फेवरेट, तुम्हारा भी फेवरेट, बिकॉज ये हमें बताता है कि हमारा एंसेस्टर्स कौन है एक्चुअली, जो जिनकी वजह से हमको ऐसे कैरेक्टर्स मिले, हम ऐसे दिखते हैं. दैट्स क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी. एंड क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी को ब्रांचिंग पैटर्न में जब बनाते हैं हम उसे कहते हैं क्लैडोग्राम. ग्रेट. सो ये है टैक्सोनॉमी और किस तरह से टैक्सोनॉमी को यूज करके हमने क्लासिफिकेशन किया. और एक नया मेथड मैं बता रहा हूं, दिस वन ऑफ द बेस्ट मेथड, और इस मेथड का नाम है डीएनए बार कोडिंग. सो गाइस, डीएनए बार कोडिंग लेटेस्ट मेथड, मतलब बहुत सारे बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगा, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट important and useful method. It's called DNA barcoding. Now when I say DNA barcoding, it means what? When I say DNA barcoding, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब एक टिश्यू से, मतलब जो मुझे एनिमल के बारे में पता नहीं है, अगर मुझे अचानक से कहीं किसी गुफा में, कहीं किसी अंधेरी जंगल में कुछ अलग सा अजीब सा फॉसिल या कोई एनिमल मिल गया, मैं उसका एक टिश्यू निकालूंगा, उस टिश्यू से उसका डीएनए निकालूंगा और उस डीएनए को स्टडी करूंगा, उस डीएनए को मैं पढ़ूंगा, और उस डीएनए को पढ़ने के बाद मैं उसको मैच करूंगा किसके साथ, जो मेरे पास एक बहुत बड़ी डीएनए लाइब्रेरी है जहां पे मैंने अब तक के जितने ऑर्गेनिजम्स है उन सब का डीएनए प्रिजर्व करके रखा है मेरे डेटा में, और उस डीएनए के सीक्वेंस को मैं देखूंगा वो किसके साथ सबसे ज्यादा सिमिलर है, और विद इन अ मिनट पता चल जाएगा कि आखिर उसका इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आखिर उसका ओरिजिन क्या है, और कौन सा एनिमल है और किधर से आया है. दैट्स कॉल्ड डीएनए बारकोडिंग. इसमें पीसीआर को यूज किया जाता है, हम पढ़ाएंगे जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की एक मशीन है, बट डीएनए बारकोडिंग इज द लेटेस्ट वन एंड द मोस्ट यू कैन से सबसे बेस्ट तरीका फटाक से पता करने का कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है. तो इसके लिए यूज किया जाता है कहां पे, टू फाइंड कोई अननोन स्पीशीज मिल गई, अचानक से हमें कोई फॉसिल मिल गया, अब वो किससे रिलेटेड है,
ओके अभी डायनासोर जब मिले, अब डायनासोर जो मिले थे, हमें थोड़े डायनासोर मिले थे जुरासिक पार्क वाले, हमको तो फॉसिल मिला था। उस फॉसिल के डीएनए को स्टडी किया गया और उस डीएनए से हमने देखा कि ये डीएनए जितने हमने एनिमल्स देखे हैं और पढ़े और रखे हुए, उस सब में से सबसे सिमिलर इसका जो डीएनए स्ट्रक्चर है या डीएनए एनालिसिस है, किसके साथ मैच कर रहा है? रेप्टाइल्स के साथ। देयरफॉर हमने उसको बोला कि दिस इज फ्रॉम अ रेप्टाइल ग्रुप। गॉट इट? तो इसलिए डीएनए बारकोडिंग इतना इंपॉर्टेंट है और इतना अच्छा है। इसके थ्रू हम जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनको बचा सकते हैं। इसके थ्रू हम लोग बहुत सारे जो जेनेटिक डिजीज है उसको भी रोक सकते हैं। हम नेचर को प्रिजर्व कर सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो गाइस, डीएनए बारकोडिंग इज द न्यू मेथड जो आजकल लोग यूज कर रहे हैं। इसमें दो चीजें होती हैं। सबसे पहले आपको जो आपका टिश्यू है, जो आपका सैंपल है, उसका डीएनए निकालना है, उसमें से एक छोटा सा जीन, छोटा सा उसका पार्ट निकालना है एंड देन उसको मैच करना है आपके डेटाबेस में कि वो किस ग्रुप या किस ऑर्गेनिज्म के साथ सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है। सो गाइस, रिमेंबर, डीएनए बारकोडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट। सो हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस पढ़े, किस तरह से टैक्सोनॉमी के थ्रू हमने अलग अलग चीजें बनाई, साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, क्लैडिस्टिक टैक्सोनॉमी एंड बायो बारकोडिंग, सॉरी डीएनए बारकोडिंग, वेरी सॉरी, डीएनए बारकोडिंग। और याद रखो, इस वाली वीडियो में हमने दो नाम पढ़े, एक वूज जिन्होंने बताया था कि आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटा, इन तीनों का दे हैव अ कॉमन एंसेस्टर, एंड मिस्टर विटेकर जिन्होंने सबसे पहली बार 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे, एनिमेलिया। सो गाइस, दिस इज द टैक्सोनॉमिक बिहेवियर जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत कुछ पता चला। गाइस, दिस इज हाउ इन लोगों ने इतनी मेहनत करके सदियों से, सालों से हम लोग के लिए इतनी सारी नॉलेज और इतनी सारी चीजें हमें बता के गए हैं। सो गाइज, हैट्स ऑफ टू दीज गाइज, इन्होंने जितनी मेहनत की है एंड यू ऑल्सो डू दैट। आप जब जाओगे, जब बाहर जाओगे, निकलोगे, जब आपको कोई ऑर्गेनिज्म दिखता है, कुछ भी दिखता है जो अलग दिख रहा है, थोड़ा सा आपको बहुत बार अलग टाइप के लिजर्ड्स दिख जाते हैं, आपको बहुत अलग टाइप के कभी कबूतर दिख जाते हैं, सारे कबूतर का कलर अलग, एक कबूतर कुछ अलग दिख रहा है। सो देन थिंक, उसके बारे में सोचो, पढ़ो, गूगल में सर्च करो, नेट पे सर्च करो, तो देखो कितना मजा आता है। बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इसको फील के साथ पढ़ो। ओके गाइस, बाय, गुड लक एंड एंजॉय।